बच्चों 10-1 के हिंदी विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है और मैं हूं देवेंद्र कुमार शर्मा, प्रवक्ता हिंदी। बच्चों आज हम अंतरा भाग 1 के अंतर्गत महादेवी वर्मा की कविता सब आंखों के आंसू उजले उसके बचे हुए 3 पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे और साथ में ही उनसे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्यारे बच्चों, सब आंखों के आंसू उजले यह कविता महादेवी वर्मा द्वारा रचित है और जैसा कि आप जानते हैं महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध छायावादी कवित्री हैं। इस कविता के तीसरे, चौथे और पांचवें पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या, काव्य सौंदर्य और संबंधित प्रश्नों का हल हम आज के पाठ में करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपने पिछली कक्षा में भी इस कविता के प्रतिपाद्य को देखा था कि इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने प्रकृति के विभिन्न प्रतीकों के द्वारा मानव जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। उसे आप प्रकृति कह सकते हैं, परमसत्ता कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं। वे बताती हैं कि संसार में जो भी प्राणी है अथवा कोई भी अन्य पदार्थ है, उन सबको उस परम सत्ता ने किसी ना किसी उद्देश्य से बनाया है। सबको एक लक्ष्य दिया गया है और उस उद्देश्य के अनुरूप सबको कोई ना कोई विशेषता प्रदान की गई है। हमें उस विशेषता को पहचानना है जो हमें प्रकृति ने प्रदान की है। हम किसी दूसरे की तरह बनकर नहीं, बल्कि अपनी विशेषताओं को पहचान कर ही दूसरों का और अपना कल्याण कर सकते हैं। कोई भी वस्तु या प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप साधन अपनाकर ही अपने को श्रेष्ठ सिद्ध कर सकता है। बेशक संसार में सब अलग अलग हैं, परंतु सबके अपने सपने हैं। इन सपनों को भी सभी अपने अपने तरीके से कष्ट सहकर सच कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में बहुत से कठिन शब्द प्रयुक्त हुए हैं। नभ तारक सा, तारक यानी तारा, खंडित पुलकित, खंडित यानी टूटा हुआ, टूटना, पुलकित चमकना, वह क्षुर धारा को चूम रहा, क्षुर धारा, तीक्ष्ण धारा, पैनी धार, वह अंगारों का मधुरस पी केशर किरणों सा झूम रहा, अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन, हीरक पिघला। कंचन सोना, हीरक हीरा। तो इन पंक्तियों का पद्यांश हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता सब आंखों के आंसू उजले से लिया गया है। इसमें कवित्री ने हीरे और सोने के उदाहरणों के माध्यम से बताया है कि इन दोनों को प्रकृति ने जो विशेष गुण प्रदान किए हैं, उनके द्वारा ही वे संसार के कल्याण का अपना सपना साकार करते हैं। तो आओ व्याख्या आरंभ करते हैं। देखो बच्चों, हर पद्यांश में वह अलग अलग पदार्थ लेगी, अलग अलग 2 पदार्थों के उदाहरण देगी। नभ तारक सा खंडित पुलकित, सबसे पहले हीरे का उदाहरण देती है कि हीरा जब तीक्ष्ण धारा को चूमता है, पैनी धार को चूमता है, अर्थात उसे तेज धार पर तराशा जाता है, तो वह खंडित पुलकित, खंडित होकर टूटकर आकाश के तारे की तरह चमक उठता है। और दूसरी तरफ सोने के बारे में वह बताती है, वह अंगारों का मधुरस पी केशर किरणों सा झूम रहा, कि वह सोना अंगारों का मधुरस पीकर अर्थात आग में जलकर केशर की लाल लाल किरणों की तरह चमक उठता है। अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन, हीरक पिघला। हीरा टूटकर तराशने के बाद अनमोल बन जाता है, जबकि सोना आग में पिघलकर अनमोल बनता है। हीरे को अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए खंडित होना पड़ता है, जबकि सोने को आग में तपना पड़ता है। इन दोनों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है। कब टूटा कंचन, हीरक पिघला। सोना टूटकर अनमोल नहीं बन सकता, हीरा आग में पिघलकर अनमोल नहीं बन सकता। एक दूसरे की देखा देखी करके वे जन कल्याण का अपना सपना साकार नहीं कर सकते। इसी प्रकार सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है।
उसी विशेषता को पहचान कर ही कोई व्यक्ति अपने सपने को साकार कर सकता है। बच्चों, इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका भावार्थ देंगे कि इन पंक्तियों में उन्होंने दो उदाहरणों के द्वारा अपनी बात रखी है। एक उदाहरण आपने दिया है हीरे का और दूसरा उदाहरण आपने दिया है सोने का, और इन दोनों के द्वारा आपने बताया है कि दोनों के अपने अपने गुण हैं, लेकिन दोनों कष्ट सहकर जन कल्याण करते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति भी अपने गुणों को पहचान कर, अपने यथार्थ को पहचान कर उसके साथ जुड़कर जन कल्याण कर सकता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है, अर्थात अपने सपने साकार कर सकता है। आपने इसमें केशर किरणों सा आया है, वहां पर उपमा अलंकार है, और केशर किरणों में अनुप्रास अलंकार भी है। दो प्रतीक प्रयोग किए गए हैं, कंचन और हीरक, यानी सोना और हीरा। और खंडित, क्षुरधारा, केशर, कंचन, हीरक, पुलकित, नभ, सारे के सारे संस्कृत के शब्द हैं, अर्थात इसमें तत्सम शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। बच्चों, चौथा पद्यांश है, नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती। नीलम एक रत्न होता है, मरकत पन्ने को कहते हैं, यह भी एक रत्न होता है। संपुट, संपुट दोने को कहते हैं, डोना, जो दोना होता है, दोनों अंजलियों की तरह ऊपर नीचे से जो ढकता है। जिसमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती। आभा चमक, स्पंदन धड़कना। जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। रज धूल या मिट्टी। प्रसंग में पहले तो वही चीजें लिखेंगे कि पाठ्यपुस्तक का नाम, कवित्री का नाम और कविता का नाम। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता सब आंखों के आंसू उजले से लिया गया है। इसमें कवित्री ने नीलम और पन्ना रत्नों के उदाहरणों के माध्यम से बताया है कि दोनों के अपने अपने गुण हैं, लेकिन जीवन इन दोनों के संयोग यानी सुख दुख से मिलकर ही बनता है। तो व्याख्या देख लेते हैं। नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती। नीलम और पन्ने के दो दोने हैं, नीला आकाश और धरती। नीला आकाश नीलम है और धरती पन्ना है, मरकत है। जिनमें बनता जीवन मोती, इनके मध्य जीवन रूपी मोती का निर्माण होता है। इसमें ढलते सब रंग रूप, इन्हीं दोनों के बीच में ही सारे रंग रूप बनते हैं। उसकी आभा स्पंदन होती, उस प्रकृति परम सत्ता ईश्वर की ओर संकेत है, उसकी आभा स्पंदन होती, उसकी चमक इन नीलम और पन्ने के दोनों के मध्य ही गतिशील रहती है। जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। वह एक तरफ आकाश में बिजली बनकर वह परम सत्ता चमकती है, तो दूसरी ओर वही मिट्टी में पड़े बीज से अंकुर के रूप में प्रकट होती है। अब बच्चों, ये नीलम और बरकत जीवन के दो पहलुओं के प्रतीक भी हैं, यानी सुख और दुख के प्रतीक। इसी प्रकार ये सूक्ष्म और भौतिक के प्रतीक भी हैं। जो आकाश है वो सूक्ष्म का प्रतीक है, जो भूमि है वो स्थूल यानी भौतिक का प्रतीक है, और ये सुख दुख सूक्ष्म भौतिक, इन्हीं के बीच में हमारा जीवन पनपता है। इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य में यदि हमें
काव्य सौंदर्य पूछा जाता है तो हम सबसे पहले भावार्थ लिखेंगे, अगर विशेष पूछा जाता है तो भावार्थ लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इसमें कवित्री ने नीलम और पन्ना रत्नों के उदाहरणों के माध्यम से बताया है कि दोनों के अपने अपने गुण हैं, लेकिन जीवन इन दोनों के संयोग से यानी सुख दुख से मिलकर बनता है। जो परम सत्ता मेघ में विद्युत के रूप में विद्यमान है, वो मिट्टी में बीज को भी अंकुरित करती है। और बच्चों, अगर इस पद्यांश के अंदर आप अनुप्रास अलंकार देखें तो रंग रूप वहां पर अनुप्रास अलंकार है, और इसने कहा कि जिसमें बनता जीवन मोती, जीवन रूपी मोती, रूपक अलंकार। दो प्रतीक प्रयोग किए हैं, नीलम, मरकत, ये प्रतीकों का प्रयोग किया है। और भाषा तो तत्सम प्रधान है, इसमें तो कोई सोच विचार की भी आपको आवश्यकता नहीं है। प्यारे बच्चों, इस कविता का अंतिम पद्यांश है, संस्कृति के प्रतिपग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो। संस्कृति, संस्कृति का अर्थ होता है सृष्टि या संसार। अंकन, छाप, मेरे बनने मिटने में नित अपने साधों के क्षण गिन लो। साध, इच्छा, जलते खिलते बढ़ते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला, एकाकी, अकेला, सपने सपने में सत्य ढला। तो बच्चों, इस पद्यांश का प्रसंग भी हम उसी प्रकार आरंभ करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता सब आंखों के आंसू उजले से लिया गया है। इसमें कवित्री सृष्टि में परम सत्ता के व्याप्त होने और उसके द्वारा हमें प्रदान की गई विशिष्ट प्रतिभा से जुड़कर अपने सपने साकार करने की बात करती है। देखो बच्चों, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वे दो बात करती है, एक वह कहती है कि परम सत्ता सृष्टि में व्याप्त है, और दूसरी वह बात करती है कि उस परम सत्ता ने हमें एक विशिष्ट प्रतिभा दी है। यदि हम उस प्रतिभा के साथ जुड़ जाएं, तब जाकर हम अपने सपनों को सत्य कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। संस्कृति के प्रतिपग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो। मेरी, मेरी शब्द देखो, अभी तक कवित्री ने सीधे सीधे उस परम सत्ता का, प्रकृति ईश्वर का नाम नहीं लिया था। आपने बहुत बार कहा जिसने, उसने, लेकिन सीधे सीधे ये नहीं कहा था ये कौन है जिसकी बात हो रही है। अंत में जाकर वह कहती है, संस्कृति के प्रतिपग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो। वह कहती है कि इस अंतिम पद्यांश में बच्चों ध्यान देने की बात है, वो परम सत्ता, वह प्रकृति, वह मनुष्य को संबोधित कर रही है कि मैं कहां हूं, मैं कैसी हूं, मेरा स्वभाव क्या है। तो वह मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती है कि सृष्टि के प्रत्येक कदम में तुम मेरी सांसों की नए से नई छाप देख सकते हो। सांसों का नव अंकन चुन लो। फिर वह कहती है, मेरे बनने मिटने में नित्य अपने साधों के क्षण गिन लो। कि सृष्टि में प्रत्येक पदार्थ और प्राणी, उसका निर्माण और विनाश मैं करती हूं, और इस प्रकार इस निर्माण से विनाश यानी जन्म से मृत्यु के मध्य ही हर किसी प्राणी को अपनी साध यानी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए गिनती के क्षण मिलते हैं। अपनी साधों के क्षण गिन लो। कहां वो क्षण गिनेगा? बनने और मिटने में। ठीक है, निर्माण और उसका विनाश। हर पदार्थ का निर्माण और विनाश होता है, वो परम सत्ता करती है। उसके बीच में ही कुछ क्षण मिलते हैं हर व्यक्ति को अपनी साधे पूर्ण करने के लिए। जलते खिलते बढ़ते जग में घुल मिल एकाकी प्राण चला। वह कहती है कि मैं दीपक के रूप में जलती हूं, फूल के रूप में खिलती हूं, और यह संसार इसी प्रकार आगे बढ़ता रहता है।
इसमें घुल मिलकर जीवन जीने के बाद प्राणी अकेला चलता है। अर्थात हर प्राणी का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य है जो उसे परम सत्ता ने प्रदान किया है। और फिर अंत में कवित्री कहती है, सपने सपने में सत्य पला ढला। इस संसार में सबके अपने अपने सपने हैं और उन सपनों में ही सबका अपना अपना सत्य छिपा हुआ है। बच्चों, इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखते हैं तो इन पंक्तियों में प्रकृति कहती है कि सृष्टि में प्रत्येक कदम में तुम उसकी सांसों की नए से नई छाप देख सकते हो। वही सबका निर्माण और विनाश भी करती है। वह दीपक के रूप में जलती है, फूल के रूप में खिलती है और यह संसार इसी प्रकार आगे बढ़ता रहता है, जलते खिलते बढ़ते जग में। हर प्राणी का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य है जो उसे परमात्मा ने प्रदान किया है। इस संसार में सबके अपने अपने सपने हैं और उनमें ही सबका अपना अपना सत्य छिपा है। सपने सपने में सत्य ढला। और बच्चों, इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। प्रतिपग में अनुप्रास अलंकार है, मैं मेरी में अनुप्रास अलंकार है और अंत में सपने सपने में सत्य, तीनों शब्द स से आए हैं, वहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। और मेरी साधुओं के क्षण गिन लो, क्षण गिनना ये एक मुहावरा है। और बच्चों, सपने सपने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और इस पद्यांश की भाषा भी महादेवी वर्मा की इस पूरी कविता की तरह तत्सम प्रधान है। बच्चों, प्रश्न अभ्यास की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, सपनों को सत्य रूप में ढालने के लिए कवित्री ने किन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने को कहा है? बच्चों, कवित्री ने हर पद्यांश में दो पदार्थों का वर्णन किया है और उन पदार्थों की अलग अलग स्थितियों का वर्णन किया है। वह उन स्थितियों का सामना करने का हमें संदेश देती है और यह भी कहती है कि जैसे ये अलग अलग पदार्थ अलग अलग स्थितियों से गुजरते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, अपने सपनों को साकार करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो सपनों को सत्य करने के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिखना आरंभ करेंगे। सबसे पहले कवित्री ने दीपक की बात की थी कि उसे दीपक की तरह जलना पड़ेगा। व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? दीपक की तरह जलना पड़ेगा, तब वह अपना प्रकाश फैला पाएगा। फिर उसने कहा था उसे पुष्प की तरह स्वयं को न्यौछावर करना पड़ेगा, तब वह अपनी सुगंध बिखेर पाएगा। फिर उसने पर्वत का उदाहरण दिया था कि जैसे पर्वत झरनों के रूप में गतिशील होकर स्वयं को धरा को समर्पित करता है, उसी प्रकार के समर्पण की स्थिति में ही व्यक्ति लोक कल्याण का अपना सपना सच कर सकता है। फिर उसने सागर का उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार सागर अपने जल का एक विशाल घेरा पृथ्वी के चारों ओर बनाकर परोपकार करता है, उसी प्रकार हर परिस्थिति में ढलने का गुण विकसित करने पर ही कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा। उसने हीरे का उदाहरण दिया कि मनुष्य को हीरे की तरह तेज धार रूपी कष्ट से गुजरना होगा, तभी वो तारों की तरह चमक पाएगा। फिर उसने सोने का उदाहरण दिया कि जैसे सोना आग में तप कर ढल कर शुद्ध हो जाता है, अनमोल बन जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी विपत्तियों का सामना करके अपने आप को सिद्ध करना होगा, तब वह अपने सपनों को सत्य रूप में ढाल सकता है। और दूसरा प्रश्न है, नीलम मरकत के संपुट दो जिनमें बनता जीवन मोती। इस पंक्ति में नीलम मरकत और जीवन मोती का अर्थ स्पष्ट कीजिए, हमसे पूछा गया है। तो बच्चों, कवित्री ने आकाश को नीलम और धरती को पन्ने के रूप में चित्रित किया है और उसने कहा है कि यह संपुट है, दोना है। एक नीले आसमान के नीचे और धरती के विशाल भूभाग के बीच में मोती के समान जीवन फलता फूलता है
और इन्हीं दोनों के मध्य जीवन निरंतर चलता रहता है। ये उसने अर्थ इस बताने का प्रयास किया है। दूसरी तरफ बच्चों, नीलम सुख का और मरकत दुख का प्रतीक भी है। और इस तरह से कवित्री का एक आशय यह भी है कि जीवन सुख और दुख के मेल से बनता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि प्रकृति किस प्रकार मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। तो बच्चों, कविता में प्रकृति मानव को प्रेरणा देते हुए संदेश देती है, उसको संदेश देते हुए दिखाया गया है। अलग अलग पदार्थों के उदाहरण देकर फूल हमें प्रेरणा देता है कि हम स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को प्रसन्न रख सकते हैं। पर्वत अपने जल से पृथ्वी को हरा भरा रखता है। सागर सदैव अपनी अपार जल राशि के द्वारा पृथ्वी को संरक्षित रखता है। उसी प्रकार हम भी अपने संसाधनों का उपयोग परोपकार के लिए कर सकते हैं। हीरा स्वयं को तेज धार पर टुकड़े टुकड़े करके और सोना आग में तप कर पिघलने के बाद अनमोल बनता है। इसी प्रकार हम भी जन कल्याण के लिए पीड़ा या कष्टों का वर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।